मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज इंडोक्राइनोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे और इंडोक्राइनोलॉजी आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे आपको प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। कम से कम 1-2 प्रश्न आना ही आना है, इसलिए ये पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, जिसको आप थोड़ा सा अगर क्लियर रखें तो बहुत अच्छा से आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको हमने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताने का कोशिश किए हैं। इसमें करेंगे और सारा चीज़ को स्पष्ट करते हुए जाएंगे। प्रयास करना है कि आप पूरे वीडियो को देखें, पूरे वीडियो को देखते हुए इस चीज़ को पॉइंट वाइज समझें, और जो भी दिक्कत रहे आप चैनल पर कमेंट भी डाल सकते हैं। जो भी है इसको आपको हम लोग रिप्लाई करेंगे अगर कोई कंफ्यूजन है। तो स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी पर। ठीक है, आइए। आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग तरह के तंत्र होते हैं, जैसे कंकाल तंत्र है, पाचन तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं, तंत्रिका तंत्र हैं। तो उसी तरह से एक तंत्र है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में बहुत सारे ग्रंथियां अपने हार्मोन स्रावित कर हमारे शारीरिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। उन सभी को मिलाकर कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र को जिस विज्ञान के शाखा में पढ़ा जाता है, जीव विज्ञान के जिस शाखा में पढ़ते हैं, उस जीव विज्ञान के उस शाखा को ही हम लोग कहते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि तथा इसके क्रिया एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इंडोक्राइनोलॉजी इंग्लिश शब्द है, पढ़ना आपको हिंदी में भी वैसे ही है, इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, तो इंडोक्राइनोलॉजी हम लोग समझ गए। अगला शब्द आता है आपका अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र या इंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र में एक अभी हम बताए थे, पीछे जस्ट बोले थे कि बहुत सारे ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। तो उसमें ऐसे ग्रंथियां जो कि अपना स्राव को सीधा ब्लड में छोड़ता है, उसको कहा जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो उन सभी ग्रंथियों को मिलाकर एक सिस्टम बना हुआ है, पूरे शरीर के कंट्रोल करने के लिए एक तंत्र बना हुआ है। उसी तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी तंत्र में केवल किन ग्रंथियों को लिया जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को, बहिःस्रावी ग्रंथियों को इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, तो बहिःस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती है। तो अंतःस्रावी तंत्र जो है वह हार्मोन के प्रभाव को अध्ययन करती है। अब उससे बने हुए तंत्र को हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। माने हार्मोन के प्रभाव से जो हमारा सिस्टम काम कर रहा है, जिससे हमारा जो शरीर काम कर रहा है, इसके प्रभाव से जो हमारा अंग नियंत्रित हो रहे हैं, उस तंत्र का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। इसमें केवल अंतःस्रावी ग्रंथि को शामिल किया गया है, बहिःस्रावी ग्रंथि को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, चलिए दूसरी पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग समझ गए, 2 पॉइंट को। अब इसमें आता है ग्लैंड। अगला पॉइंट आता है हम लोग ग्रंथि पढ़ेंगे।
अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ग्रंथि। ग्लैंड। अभी हम लोग ग्लैंड के विषय में कह रहे थे कि ग्लैंड में पढ़ते हैं, सब बात जो आ रही थी सो हम लोग ग्लैंड की बात ही करेंगे। तो ये सिस्टम ही बना है अंतःस्रावी तंत्र, वो ग्लैंड से बना हुआ है, लेकिन अंतःस्रावी ग्लैंड से। लेकिन अभी आप ये ग्लैंड की बात करेंगे, ग्लैंड बाद हम चर्चा करेंगे। तो ग्लैंड है क्या? आप बहुत सारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह से गोल गोल संरचना बनी हुई है, या फिर लंबी संरचना बनी हुई है, फिर जैसे जिस तरह की अलग अलग तरह की संरचना बनी हुई है, वो सब मिल करके हार्मोन या एंजाइम स्रावित करते हैं, या कोई रासायनिक तरल पदार्थ स्रावित करते हैं। उन सभी छोटे छोटे कोशिकाओं के संरचनाओं को हम लोग ग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग ग्लैंड के नाम से जानते हैं, यानी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जैसे आपको आंसू को बहाने के लिए आंख में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, उसको हम लोग कहते हैं अश्रु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड। आपके लार को निकालने के लिए जो हम लोग थूकते हैं, लार बनता है, लार को बनाने के लिए हम लोग के पास एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, या बहुत सारे 3 सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड, या उसको हिंदी में लार ग्रंथि भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से दूध, स्त्रियों में दूध निर्माण होता है, तो दूध का निर्माण करने के लिए स्तन ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका शरीर में बहुत सारे ग्रंथि है। आप पिट्यूटरी ग्रंथि के विषय जानते होंगे, इसी तरह से थायराइड ग्रंथि के विषय कई बार घेगा रोग होता है। तो ये सब क्या है? कोशिकाओं के विशेष प्रकार का समूह होता है, वो मिल करके एक बड़ी संरचना बना देती है। और उसका काम क्या होता है? तो उसका काम है रासायनिक तरल पदार्थों का स्राव करना। तो कोशिकाओं का वैसी संरचना जो आपस में एक समूह के रूप में मिलकर ऐसी संरचना बना दे, और उससे केवल रासायनिक तरल पदार्थ स्रावित हो जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्रंथि का एक शॉर्ट में कहिए कि ये क्या है? तो यह रासायनिक तरल पदार्थ स्रावित करता है। रासायनिक तरल पदार्थ, शब्द याद रखिएगा, रासायनिक तरल पदार्थ, केमिकल फ्लूइड, तरल पदार्थ स्रावित करता है। तरल पदार्थ स्रावित करने वाली संरचना होती है, करने वाली संरचना होती है। यह रासायनिक तरल पदार्थ स्रावित करने वाली संरचना होती है। ग्रंथि क्या है? तो यह एक रासायनिक तरल पदार्थ को स्रावित करने वाली संरचना है, इसी का नाम है ग्लैंड। अब ग्लैंड आपके पास बहुत तरह के होते हैं, तो हम लोग आते हैं ग्लैंड के प्रकार में। ग्लैंड कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आते हैं ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के प्रकार, ग्रंथि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्लैंड या ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के प्रकार जो है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की ग्रंथि है। 2 प्रकार की ग्रंथि है। पहला को हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी, बार बार चर्चा कर रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा को कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। ये 2 मुख्य प्रकार हुए। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंग्रेजी में इसका नाम है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, प्रकार हम लिख रहे हैं अंतःस्रावी, स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये अंग्रेजी में इसका क्या बोलेंगे? इसको इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा को हम लोग बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि,
बहिस्रावी ग्रंथि, इसको कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, ठीक है। और एक और प्रकार होता है, तो एक जो इसके अंतःस्रावी का मतलब होता है जो इसका स्राव जो होता है डायरेक्ट ब्लड में जाता है, जिसमें नली नहीं होती है उसका नाम अंतःस्रावी है, और जिसमें नली जुड़ी होती है उसका नाम बहिस्रावी है। लेकिन कभी कभी ऐसी ग्रंथि मिलती है जिसमें दोनों प्रकार का सिस्टम होता है, मतलब एक ही ग्रंथि में कुछ हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं और कुछ हार्मोन नली के माध्यम से जाते हैं। कुछ हार्मोन सीधा ब्लड में स्रावित हो जाते हैं, कुछ हार्मोन नली के माध्यम से जाते हैं। तो वैसे ग्रंथियों का नाम हो जाता है उभय स्रावी ग्रंथि। वैसे ग्रंथियों का नाम हो जाता है उभय स्रावी ग्रंथि। ये हो गया दोनों, उभय स्रावी मतलब दोनों प्रकार का उभय स्रावी ग्रंथि। इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन, इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। या इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, या इसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड भी, इसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि भी कहा सकता है, आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है मिश्रित ग्रंथि कौन सा है। तो मिश्रित ग्रंथि मतलब जिसमें दोनों मिला हुआ, बहिस्रावी भी मिला हो और अंतःस्रावी भी मिला हो, तो मिक्स्ड कह दे, हेट्रोक्राइन कह दे और बहिस्रावी कह दे। तो आते हैं हम लोग थोड़ा इसको तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही हम लोग कर पाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे। तो तीनों को डिस्कस करेंगे, अंतःस्रावी क्या है, बहिस्रावी क्या है, बहिस्रावी क्या है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में वैसे ग्रंथि को शामिल किया जाता है जिसमें नली नहीं पाई जाती है, वैसे ग्रंथियों जिसमें नली का अभाव होता है। जो नली विहीन ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ऐसे ग्रंथियां जिसमें नली नहीं रहेगी, बिना नली का अपना स्राव छोड़ेगा, उन ग्रंथि को हम अंतःस्रावी कहेंगे। बिना नली का छोड़ेगा मतलब क्या, कहाँ छोड़ेगा, तो सीधा ब्लड में छोड़ देगा, सीधा लसिका में छोड़ देगा, लिम्फ में छोड़ देगा। मतलब ग्रंथि है सीधा टपक जाएगा, ग्रंथि है सीधा टपक जाएगा, है ना, उसके लिए नली नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे अंतःस्रावी। ऐसा कौन सा उदाहरण आप लोग जानते हैं, बहुत सारी ग्रंथि हैं। जैसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सब सुनेंगे, ये सब अंतःस्रावी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां मेनली हम अलग से क्लास लेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत डिटेल्स है, उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप केवल हम अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण देते हैं। जैसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा आप पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के रूप में काम करता है, थायराइड ग्लैंड है, पाराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, छाती में होती है। उसके बाद पैंक्रिएज है, अग्नाशय ग्रंथि है। उसके बाद आपके पास एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, जो किडनी के ऊपर होता है। और उसके बाद स्त्रियों में ओवरी, अंडाशय भी एक ग्रंथि के रूप में काम करता है, वह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है, यानी अंडाशय, ओवरी। और पुरुषों में वृषण, टेस्टिज, वृषण जो होता है, टेस्टिज जो होता है, जो शरीर के पेट से बाहर लटका हुआ रहता है, उसको भी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर रखते हैं। तो ये प्रमुख रूप से ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों की ये प्रमुख रूप से इतने अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, कम से कम 10 ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। ये 10 अंतःस्रावी ग्रंथि आपको हम अलग से वीडियो में बताएंगे, ओके। आगे बहिस्रावी ग्रंथि में समझते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जिससे मतलब इसमें एक विशेष नली से एंजाइम को भेजना है। इसकी एक चीज और ध्यान रखना की बात है, अंतःस्रावी ग्रंथि के जो स्राव रहेगा उसका नाम होता है हार्मोन, और बहिस्रावी ग्रंथि के स्राव को हम लोग कहते हैं एंजाइम, है ना। तो ये हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन स्रावित करते हैं, इसका काम है हार्मोन स्रावित करना, और इसका काम है एंजाइम स्रावित करना, इसका काम है एंजाइम स्रावित करना, एंजाइम, ये एंजाइम स्रावित करता है। और उभयस्रावी ग्रंथि तो दोनों तरह स्रावित करेगा, एंजाइम भी और हार्मोन भी, ये दोनों काम है, ये दोनों करेगा। तो इसका दोनों काम है।
तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावी होता है, तो हार्मोन के लिए कोई नली की जरूरत नहीं होती है। अब बहिस्रावी ग्रंथि वैसे ग्रंथि को कहते हैं जिसमें नली जुड़ा होता है ग्रंथि से, और नली के माध्यम से उसका स्राव जहां जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे अगर ग्रंथि को, जैसे ग्रंथि हमारा एक देखेंगे लार ग्रंथि कहाँ होता है, एक होता है कान के पीछे। तो कान में लार स्रावित होगा तो क्या फायदा होगा, कान लार तो हम लोग खाना में लार मिलना चाहिए, कान में लार होगा कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसको वैसे टपक जाएगा तो लार कहाँ जाएगा, तो खाना में तो मिलेगा नहीं। इसलिए लार को पहुंचाने के लिए यहाँ से एक नली बना करके मुंह के नीचे, जीभ के नीचे और रास्ता खोल दिया गया है। जब खाना आप खाते हैं, चाहे आपको दिखाते हैं भैया रसगुल्ला है, लड्डू है, और जानते हैं कहें अगर गुपचुप है तो जल्दी लार आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जैसे ही आपका लार आना शुरू करता है तो ये उस समय क्या है कि यहाँ से ग्लैंड स्रावित हुआ, या फिर जहां से ग्लैंड है वहां से रस स्रावित करेगा, एंजाइम रस स्रावित करेगा और उस नली में डालेगा, और नली आपके जिस अंग को जरूरत है उस अंग तक पहुंचाता है। तो ये काम है बहिस्रावी ग्रंथियों का। बहिस्रावी ग्रंथि में नली होना जरूरी है और नली इसमें रहता है, इसीलिए चूंकि ये बाहर स्रावित करता है, जहां पर जरूरत है वहां ले जाता है, बाहर ले जाता है रास्ता के माध्यम। इसका नाम है बहिस्रावी, और इसको कोई रास्ता नहीं चाहिए, इसलिए नाम है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि का स्राव का नाम होता है इंजाइम, इसको हम लोग इंजाइम कहेंगे। अब बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण आप ढेर सारा जानते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, आपका स्तन ग्रंथि, आप जो पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथियां उसको कहते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, और आपके जैसे हमारे पेट में जो भोजन पचते हैं, तो भोजन पचने के लिए बहुत से जठर ग्रंथि का नाम सुनेंगे, जठर ग्रंथि है, या फिर आंत में अलग अलग जैसे अभी अलग अलग इंजाइम जो स्रावित होता है, जहाँ जहाँ इंजाइम पड़ेंगे, ये फलाना इंजाइम स्रावित कर, जहाँ जहाँ इंजाइम आप सुनते हैं वहाँ वहाँ इंजाइम सुने तो मतलब वहाँ वहाँ कौन ग्रंथि है, तो जहाँ इंजाइम स्रावित होता है मतलब वहाँ बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो हम लोग एक सारा पेट जब पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ जानते हैं कि बहुत सारा इंजाइम जरूरत पड़ता है। तो जहाँ जहाँ आंत में जो ग्रंथियां हैं, सभी आंत की ग्रंथियां क्या हैं, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। इस तरह से बहिस्रावी ग्रंथि आप समझ गए, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब उभयस्रावी ग्रंथि जो होता है ये मिक्सअप है, दोनों तरह के काम करेंगे। ऐसे ग्रंथि को कहा जाता है उभयस्रावी ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा बहिस्रावी ग्रंथियां दोनों का गुण मिला होता है, या वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करता है उसको हम लोग कहेंगे उभयस्रावी ग्रंथि। और उभयस्रावी ग्रंथि में विशेषता यह होती है कि वो हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है। जो हार्मोन होगा उसके लिए अलग सा कोई संरचना होती है, और जो एंजाइम होगा वो अलग स्राव है। तो हम लोग इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है पेनक्रिएज का, अग्नाशय का। अवयस्रावी ग्रंथि में अग्नाशय जो है उसके अंदर अग्नाशयिक रस निकलता है जो नली के माध्यम से हमारे आंत में पहुंचती है। अग्नाशयिक रस या पेनक्रेटिक जूस, वो कैसे निकलता है? पेनक्रेटिक जूस नली के माध्यम से आता है और हमारे जो ड्यूडेनम होता है, जो आमाशय के ठीक बाद छोटी आंत का जो भाग होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, तो उसी भाग में ये मिलता है अग्नाशयिक। वो हो गया इसका वो हो गया बहिस्रावी भाग। और इस अग्नाशय के अंदर छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह होता है, टापू टाप के दिखाई देते हैं कोशिकाओं का समूह, जिसे कहते हैं लैंगरहांस की द्वीपिका, इजिलेट ऑफ लैंगरहांस। वो इजिलेट ऑफ लैंगरहांस जो है वो उभयस्रावी वो अंतःस्रावी की तरह व्यवहार करता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अग्नाशयिक या अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार करता है? तो यहाँ पूरा अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी रूप में व्यवहार नहीं करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का लैंगरहांस का द्वीपिका जो होता है वह अंतःस्रावी रूप में व्यवहार करता है, बाकी संपूर्ण भाग जो है वह बहिस्रावी रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, तो लैंगरहांस को द्वीपिका को जो हम लोग हैं उसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब अंतःस्रावी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स इसका अध्ययन करेंगे। बाकी बहिस्रावी आप इसका गुण जानते हैं कि आमाशयिक रस या अग्नाशयिक रस या पेनक्रेटिक जूस वो पाचन तंत्र में आता है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो आपको पचने में मदद करता है, भोजन को पचने में मदद करता है। वो इसका एक अलग पाचन तंत्र में क्लास होती पड़ती है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ये
वैश्रावी ग्रंथि आप समझ गए। इस तरह से हमारे ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं और तीनों प्रकार की ग्रंथियां में आप अलग अलग काम है। लेकिन उभयस्रावी ग्रंथि में थोड़ा सा और कि कुछ और 2 ग्रंथि हैं जो उभयस्रावी के भी तरह उभयस्रावी की तरह व्यवहार करता है। वो है एक विषम और एक अंडाशय। मेनली जो है प्रमुख रूप से देखा जाए तो अमाशय है, सॉरी अग्नाशय है, पेनक्रिएज है। उसके अलावा वृषण और अंडाशय या ओवरी भी, इसका कुछ नली भी होता है इसमें और साथ में हार्मोन भी स्रावित करता है। तो नली विशेष करके जैसे कुछ उस तरह के बहुत कम व्यवहार करता है एंजाइम के रूप में। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर दूसरा अगर बाय दी चांस चुनना ही हो ऑप्शन, अगर आपके पास अमाशय ना हो और दोनों इसके बाद अगर कुछ अग्नाशय के अलावा कोई ऑप्शन दिया है और उसमें आपको कहीं वृषण या फिर कहीं अंडाशय दिया हो तो आप इसमें से कोई एक जो है उसको लगा सकते हैं। तो आपका 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे ये उभयस्रावी में, ठीक है। और बाकी आप अंतःस्रावी के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहिःस्रावी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उभयस्रावी के बहुत सारे हैं। तो आपको बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी है, कौन सा ग्रंथि उभयस्रावी है, कौन सा ग्रंथि बहिःस्रावी। अब हम लोग इसमें अब इस बात को यहाँ तक समझ चुके हैं। तो हम लोग आज अगले बार क्लास करेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि से। थैंक यू।